नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। लोग कहते हैं जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता और जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। जी हाँ, आज की इस एपिसोड में हम कुछ किसी ऐसे ही शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आज एक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक OTT प्लेटफॉर्म के फाउंडर भी हैं। क्या हुआ उनकी पूरी ज़िंदगी में, कैसे कैसे उन लोगों ने यहाँ तक पहुँचे, उनकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव आई, उनका कॉलेज लाइफ कैसा रहा, स्कूल लाइफ कैसा रहा, यानी कि आज हम उनके पूरी जीवनी के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निक्षय मौर्य के बारे में, जो कि एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर कम OTT प्लेटफॉर्म यानी कि पॉड ओरिजिनल्स के फाउंडर भी हैं। तो जानते हैं इनके बारे में पूरे लाइफ की, जीवन की हिस्ट्री। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में हमारे रिपोर्टर रुपेश कुमार के साथ। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। और आज है रविवार। जैसा कि आज हम जो एपिसोड चला रहे हैं उसका नाम है परिचय। आज हम परिचय के अंतर्गत ये जो एपिसोड है वो हम आज निक्षय मौर्य के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। निक्षय मौर्य कौन है, क्या है और आगे क्या होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम इस परिचय में देंगे और चर्चा करेंगे उनके साथ में, उनकी स्कूल टाइम, उनकी बचपन की कुछ यादें और अभी तक उन्होंने क्या क्या किया और क्या करने वाले हैं। तो परिचय में आज हम इंट्रो करवा रहे हैं निक्षय मौर्य जी से। थैंक यू रुपेश भैया। निक्षय जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जन्म स्थान कहाँ है? मेरा जन्म ऐसे तो हॉस्पिटल तो है वो मांडर है, लेकिन मेरा गांव जो है यहाँ से 45 रांची से 45 किलोमीटर दूर चान्हो प्रखंड में सोंस पतरातू है, वहाँ है। अच्छा। और निक्षय जी, बेसिकली अब आप हमको कुछ अपने बारे में बताइए। आप अपने बचपन से लेकर जो भी यादें आपके साथ में जुड़ी हुई हैं और क्या आपका अच्छा रहा, क्या बुरा रहा और कैसे संघर्ष करके अभी तक इस मुकाम पर हैं। बचपन तो मतलब बचपन की अच्छी याद यही है कि बचपन में मैं जब अपनी दादी के साथ होता था तो वो जो याद है वो मतलब कमाल की है। तो अगर मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर हूँ या फिर अच्छा, पता नहीं अच्छा हूँ या नहीं, मतलब एक अगर स्टोरी टेलर हूँ तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मेरी दादी है। मतलब जब रात को बैठता था या फिर रात को जब भी दादी के साथ होता था तो दादी कहानियाँ सुनाया करती थी। तो जो कहानियाँ वो सुनाती थी तो कहानी सुनाने के जो तरीके होते थे उनको कहीं ना कहीं अपने अंदर लेता गया, समझता गया और शायद वही एक तरीका था जो मुझे बता गया कि मतलब कहानी कैसे सुनाते हैं और कैसे इंटरटेन करते हैं कहानी के थ्रू। मतलब उनसे आपका लगाव बहुत ज़्यादा था? बहुत ज़्यादा, मतलब उनके साथ इतना ज़्यादा लगाव था कि मेरी दादी का डेथ का रीज़न भी कहीं ना कहीं मैं बन गया, इतना ज़्यादा लगाव था। ऐसा क्या हुआ था? मतलब मैं 12th पास आउट हुआ था एंड मेरे फादर चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं। तो क्या था कि मेरी दादी गांव में रहती थी और हम शहर में रहते थे। तो मेरे फादर मुझे लेकर नागपुर चले गए एडमिशन कराने के लिए और मेरी दादी को बोला कि 2 दिन में रिटर्न आ जाएंगे, क्योंकि हमें रिटर्न आना था, एडमिशन करा के रिटर्न आना था, मुझे रुकना नहीं था वहाँ पे। पर वो गांव में होता है ना कि मतलब थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो उनको लगा कि नागपुर गया तो वो अब कभी नहीं आएगा 4 साल तक वो फिर नहीं देख पाएंगी मेरे को। एंड यही चीज़ उनको अंदर अंदर कचोटता गया और मेरे नागपुर जाने के 2 दिन के अंदर उनका साइलेंट अटैक आया एंड वो नहीं बची फिर। तो इसका कसूरवार तो आप नहीं है फिर? नहीं, ऐसा मैं कसूरवार नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं रीज़न था कि वो मेरे कारण ऐसा हुआ। एंड उसके बाद फिर जब मैं नागपुर में था तो मेरे फादर वहाँ से चुपचाप से आ गए, क्योंकि मुझे भोपाल में एडमिशन लेना था, मुझे भोपाल भेज दिया। पापा को भी नहीं पता था कि ऐसा ऐसा कुछ हो चुका है। फ़ोन आया मुझे बस इतना बोला गया कि भोपाल में एडमिशन बाद में करा लेना, तुम वापस आ जाओ। और मैं आखिरी टाइम पे अपनी दादी को देख भी नहीं पाया था। एंड मैं जब 4 दिन बाद रांची पहुंचा तो मुझे पता चला कि दादी अब नहीं रही। स्कूल टाइम्स में आप कैसे स्टूडेंट अपने आप को मानते थे? मैं कुछ समय तक तो अच्छा स्टूडेंट था, कभी अच्छा स्टूडेंट था और कभी बहुत ही बुरा स्टूडेंट था। मतलब मेरे नज़र में टीचर वो होते हैं जो आपको मोटिवेट करें, लेकिन मेरे कुछ टीचर थे
जो मुझे बहुत मोटिवेट किए और बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किए। लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी थे जो मुझे मतलब मुझे नहीं लगता मेरे को क्या मतलब किसी को भी मतलब उस तरह से बात नहीं करना चाहिए, किसी भी बच्चे के साथ उस तरह से बात नहीं करना चाहिए। अगर आप क्लास में ख़राब परफॉर्म कर जाते हो तो आपको बोल रही हैं टीचर कि तुम तो डॉन बनोगे, दाऊद इब्राहिम को फेल कर दोगे। एंड लेकिन सेक्शन बी के जो बच्चे हैं तुम्हारे अंडर में काम करेंगे, तो मैं उसमें पॉजिटिव पार्ट देखता था कि मेरे अंडर में काम करेंगे वो लोग। तो मैं वहाँ पे भी पॉजिटिव था और मैं लीडरशिप क्वालिटी अपने आप में देख रहा था कि हाँ। और मुझे डर सा मतलब वो टीचर का जो डांट था ना, मुझे वो डर सा थोड़ा सा होने लगा था, क्योंकि मेरा बचपन जो था मतलब जब मैं 2 या 3 साल का था तो मुझे मम्मी पापा और दादी से दूर जाना पड़ा था और मैं कहीं रिलेटिव के पास में रहता था। तो मेरा बचपन वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो एक डर सा मेरे अंदर में था कि मतलब कुछ भी गलती करूँगा तो बहुत डांट मिल जाएगा, बहुत डिमोरलाइज हो जाऊँगा या फिर कुछ इस तरह से हो जाऊँगा। तो वो डर मेरे अंदर घर करता गया और टीचर जब डांटते थे तो मेरे अंदर वो डर और ज़्यादा मतलब बढ़ता गया। तो मैं झूठ भी बोल देता था बहुत ज़्यादा। हालांकि झूठ में कभी पकड़ाता नहीं था, लेकिन वो गलत था। मुझे वो उतना भी ज़्यादा किसी बच्चे पे मतलब नहीं होना चाहिए कि मतलब वो इतना डर जाए कि वो झूठ बोलने लगे। सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है आपको फैमिली में? फैमिली में तो मुझे लगता है सभी ही प्यार करते हैं, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे मेरे पापा हो, बहन हो, सभी मुझे प्यार करते हैं। कितने लोग हैं आप लोग? मेरी 2 बहनें हैं। एक बहन मेरी बेंगलोर में है जो कि UX UI पे काम करती है, निफ्ट से पास आउट है। और बहुत क्लोज है मेरे, रीचा नाम है। एंड मेरी दूसरी बहन है जो अभी मास कॉम कंप्लीट की है एंड अभी वो और भाई जो है वो फिटनेस में है एंड एक्टर है। हाँ, नितिन मौर्य। एंड अभी उसके साथ मैं एक सीरीज़ कर रहा था, गली क्रिकेट, शायद आपसे उस समय मिला भी था मैं। तो पापा के साथ कैसा ट्यूनिंग चल रहा है और कैसा है? पापा के साथ कैसा ट्यूनिंग चल रहा है मतलब मेरा पापा के साथ ऐसा रिश्ता है कि पापा नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। मतलब वो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है कि पापा मुझे कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स को देखता हूँ तो मेरे जो फ्रेंड्स इंजीनियरिंग में थे, तो इंजीनियरिंग के दौरान बने थे, वो जॉब कर रहे हैं, वो खुश नहीं है। कोई MBA कर लिया, वो खुश नहीं है। कोई बैंक में, वो भी खुश नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि यार वो खुश नहीं है, लेकिन उसके फादर के प्रेशर के कारण, उसके फैमिली के प्रेशर के कारण वो किए जा रहा है। एंड मैं अपने फिल्म मेकिंग में या फिर जिसमें भी अभी जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, तो मेरे फादर का सपोर्ट ये रहता है कि वो मुझे इसके लिए नहीं बोलते कि तुम मतलब क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कभी ये क्वेश्चन नहीं करते हैं, कर रहे हो ध्यान से करना। तो ये जो चीज़ है पापा का, मुझे कहीं ना कहीं ये, हाँ ठीक है, पापा मुझे बाय फंड मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं या फिर बाय किसी को मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, बट हाँ वन थिंग इज़ कि वो मना भी नहीं कर रहे हैं। अभी हम निक्षय मौर्य की लाइफ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, तो जहाँ तक अभी हम निक्षय मौर्य के बारे में समझ पा रहे हैं कि काफ़ी खेलता, काफ़ी सुलझा, काफ़ी मनचला सा रहा है। अब हम चलते हैं इनकी कॉलेज लाइफ की तरफ। तो निक्षय जी, पहले ये बताइए कि आपने एजुकेशन जब स्कूल लाइफ ख़त्म की, उसके बाद जब एक दौर आया कॉलेज का, तो कॉलेज के दौर में आपका सब्जेक्ट क्या था? कॉलेज के दौर में मेरा सब्जेक्ट तो एक्टिंग ही था, लेकिन मेरे पापा का सब्जेक्ट इंजीनियरिंग था। तो बाय द वे लिया क्या था आपने? मैंने इंजीनियरिंग लिया था, लेकिन करता एक्टिंग था। करता एक्टिंग था? हाँ, लेकिन मतलब पढ़ने की एक्टिंग इंजीनियरिंग में थी? हाँ, करता एक्टिंग ही था। अच्छा, तो ये बताइए कि मार्क्स कैसा आया, एक्टिंग स्टाइल में या इंजीनियरिंग के स्टाइल में मार्क्स आया जब पढ़ाई की? तो जैसा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, टीचर जो पढ़ाते थे वो तो पढ़ाते थे, पर मैं क्लास तक पहुंचने की पूरी कोशिश करता। मैं घर से निकलता था, बाकायदा बस्ता लेके मैं घर से निकलता था कि मैं क्लास तक पहुंच जाऊं, लेकिन कैंटीन में ही रुक जाता था। कैंटीन तक ही मेरा रास्ता कैंटीन में ही ख़त्म हो जाता था और पूरी कोशिश करता था कि मैं क्लास तक पहुंचूं, लेकिन आखिरी लेक्चर तक मैं क्लास पहुंच जाता था। मेरी HOD भी मेरा नाम नहीं जानती थी। मेरी HOD मुझे हीरो बोलती थी। अच्छा, मेरी HOD मुझे हीरो बोलती थी और आज भी शायद ऐसा क्यों सोनी मैम को यही याद होगा। अच्छा, सोनी मैडम का नाम आपको याद है? तो ऐसा क्या हुआ था कि मैडम आपको हीरो का? मैम को पता चल गया था कि मैं शूट पे रहता हूँ हमेशा या फिर थिएटर्स करता रहता हूँ। अच्छा। तो
टीचर्स कंप्लेन भी करते थे। राहुल सर थे, एक राहुल शर्मा सर, तो राहुल सर ने एक बार बोला क्लास में किसे किसे प्लेसमेंट चाहिए, तो सबने हाथ उठाया और मैं हाथ उठा के बोलता हूँ मुझे नहीं चाहिए। तो क्यों नहीं चाहिए तुम्हें प्लेसमेंट, एकदम बदतमीज़ लड़के हो तुम, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बोला सर मैं प्लेसमेंट नहीं लूँगा, मुझे तो एक्टिंग करना है। तो फिर वो एचओडी के रूम तक ले गए, या फिर बात वहाँ तक पहुँची, और उसके बाद फिर पूरे डिपार्टमेंट में बात हो गया कि ये लड़का हीरो है, पढ़ाई नहीं करता। तो ऑब्वियसली जब आप वहाँ से पास आउट हुए थे, कैसे मार्क्स आए थे? फिर ये बताइए कि कॉलेज लाइफ में कोई लव लाइफ भी घुसी थी, ऐसे कुछ घटना? और पहले सही क्या में बताऊं रियल मैं? होना चाहिए था। अब पहले तो आप ये बताइए कि मार्क्स क्या आए थे? मार्क्स ठीक थे, मार्क्स ठीक थे, मार्क्स ठीक मार्क्स इतने थे कि प्लेसमेंट मिल रहा था, बट ओह, हाँ ठीक है। बहुत अच्छी बात है। मैं बैठ- अब चलिए, मार्क्स आए, आपको प्लेसमेंट मिला था, लेकिन आपने भाई जो भी आपकी इच्छा भी कुछ होगी अपना, हाँ, मैं लेकिन हिमांशु सर की फिल्म कर रहा था। उस बीच में कॉलेज लाइफ में ये बताइए कि क्या कोई ऐसा लाइफ पार्टनर बनने लायक था, या कोई ऐसी लड़की आपके दिल में बस गई थी जिसको आपने सोचा कि ये मेरी लाइफ पार्टनर बन जाए? मेरे कॉलेज लाइफ का मतलब फर्स्ट सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक कहानी बहुत सारी है, उसके लिए आपको फिर अलग से एक एपिसोड बनाना पड़ जाएगा। सीरियस था मतलब सीरियस भी हुआ, मतलब मैं सीरियस कब नहीं था मुझे भी याद नहीं है, मतलब मैं जिससे भी मिला मैं सीरियस ही था, सबके मैं सबके साथ सीरियस ही था, लेकिन सामने वाला शायद सीरियस नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा कारण क्या था कि सामने वाला आपसे सीरियस नहीं था और आप सीरियस हो जा रहे थे? ये तो नहीं, शायद obviously- सामने वाला भी सीरियस था, बट वक्त सीरियस नहीं था हम दोनों के अच्छा साथ। अच्छा, वक्त सीरियस नहीं था। चलिए, इस पर बात जरूर करेंगे, ये इस बात को मैं अगले एपिसोड में एक बार जरूर मिलूंगा, आपसे बात करूंगा और वो मैं जानने की कोशिश करूंगा। जैसा कि अभी हम निक्षय से बात कर रहे थे, निक्षय ने बताया मुझे कि भाई लाइफ तो काफ़ी इनकी जो है रोमांटिक थी, बट सामने वाला इनके साथ सीरियस था और ये भी सीरियस थे, लेकिन मालूम नहीं सीरियस के बीच में टाइम कहाँ से आ गया, ये मुझे भी नहीं मालूम, मेरे साथ कभी हुआ नहीं बेसिकली। तो निक्षय जी चलिए, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब ये बताइए कि इच्छा क्या थी आपकी? कॉलेज में आप थे तो हर बच्चे का एक ड्रीम होता है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ऐसा करूं, मेरे फादर का नाम मेरा ऊंचा हो जाए, ठीक है? तो आपके अंदर क्या चल रहा था उस समय? फर्स्ट ईयर में गया तो मेरे अंदर था कि सबसे पहले मेरे कलाकार बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण मेरे फादर ही। ये कैसे? झारखंड बिहार का उस समय शायद पहला फिल्म था सजना अनाड़ी। हाँ हाँ, तो मेरे फादर बना रहे थे और बड़े पापा डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा बना रहे तो सजना अनाड़ी जो पिक्चर थी वो शायद नागपुरी बेस्ड थी। थे। हाँ, नागपुरी बेस्ड फिल्म थी और पापा उसमें एज एन एक्टर थे। और बड़े पापा बोलता हूँ मैं, डॉक्टर वाक्य मिश्रा मेरे बड़े पापा जैसे, तो बड़े पापा बोलता हूँ, तो वो और पापा और उनके कुछ फ्रेंड्स लोग वो फिल्म बना रहे थे सजना अनाड़ी, और इसका डिसीजन उन लोगों ने वैष्णो देवी में लिया था कि ऐसा फिल्म बनाएंगे वो लोग। वो फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म को देखने के बाद फिर वो लोग दूसरी या तीसरी फिल्म बना रहे थे, प्यार तो होएगा लग। उसके सेट पे मुझे पापा ले गए, मैं एक गाने में आया, गाने में थोड़ी देर का क्लिप था मेरा, एंड वो सेट पे जाने के बाद था कि यार यही मेरी दुनिया है, मुझे यही करना है। मतलब आपने सेट पर ही समझ लिया कि मुझे जाना है तो इसी लाइन में जाना है और मुझे इसमें कुछ करना है। इसमें कुछ करना है। तो मैं, जहाँ तक मुझे भी जानकारी मिली है कि आपका एक ऐप है पॉड ओरिजिनल जी, ये मुझे मालूम चला। तो अब मुझे ये बताएं कि पॉड ओरिजिनल क्या है और इससे ताल्लुकात निक्षय का क्या है? पॉड ओरिजिनल्स का आइडिया ऐसा था कि जब मैं फिल्में बनाता था और सीरीज़ बनाता था या कुछ भी बनाता हूँ, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के पास जाते हो, चाहे वो कोई बड़ा प्लेटफॉर्म या बड़ा चैनल हो, तो वो उनके बहुत सारे डिमांड होते हैं, नोन आर्टिस्ट होना चाहिए, नोन कैमरा होना चाहिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे चीज़ तो लेबाजी होती हैं। तो मुझे चाहिए था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को एक जगह दे, एक प्लेटफॉर्म दे कि वो अपने इंडिपेंडेंट फिल्म्स को एक जगह पे डाल सके और वहाँ से वो पूरी जगह पे हाईलाइट कर सके। तो पॉड ओरिजिनल्स जस्ट एन OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन है, वैसे ही एक OTT प्लेटफॉर्म है पॉड ओरिजिनल्स, जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और उस पर हम लोग फिल्म्स डालते हैं, सीरीज़ डालते हैं, सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स या नॉन फिल्म मेकर्स जिनके भी हैं वो फिल्म्स हम लोग डालते हैं, और वो आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इंटरटेनमेंट का
डोज है। हम लोग इमोशंस को कलेक्ट करके मोमेंट्स बनाते हैं और मोमेंट से आपको एक मेमोरीज देते हैं, यही है पॉड ओरिजिनल्स। अच्छा, तो पॉड ओरिजिनल जो आपने ऐप लॉन्च किया जिस समय ये हो रहा था, क्या कहीं 1% या 2% ऐसा भी लग था कि ये सक्सेस होगा या नहीं होगा, या फिर क्या, मतलब बहुत सारी जहन में चलती हैं, तो आपके अंदर में क्या चल रहा था उस समय? मेरे अंदर में सच बोलूँ तो चल रहा था यार कि मैं अब अपने सारे फिल्म मेकिंग को या अपने स्टोरीज़ को लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पाऊँगा, बस यही था। मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ तो मैं सोच नहीं सकता कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा, ये बिजनेसमैन का काम है। मैं एक फिल्म मेकर, एक स्टोरी टेलर, एक आर्टिस्ट हूँ, तो मेरे लिए था कि मैं अपने कंटेंट को, अपने फिल्म्स को लोगों तक पहुँचा पाऊँगा। डायरेक्शन, प्रोडक्शन, काफ़ी चीज़ों को आप देख रेख कर रहे हैं, तालीम कहाँ से ली? मैंने तो ये पूछा भी नहीं था, लेकिन अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि तालीम कहाँ से ली और किनके किनके साथ आपने काम किया, तो आज आपने पॉड ओरिजिनल्स को एक मतलब बोलते हैं कि गुलदस्ते में संवार के रखा है। मैंने स्टार्ट किया था भारत भवन में, योगेश भैया के अंदर में, कमल किशोर पांडे भैया के पास गया। पहले कमल किशोर पांडे भैया कुछ फीस का डिमांड किए कमल भैया के पास, फिर मैं नहीं कर पाया, तो फिर मैं योगेश भैया के पास गया। योगेश भैया मेरे को स्ट्रीट प्ले के लिए ले गए। उस समय हम लोगों ने 2 से 3 स्टेट में घूम के लगभग 200 स्ट्रीट प्ले किए हैं। और वहाँ से लौटने के बाद योगेश भैया के साथ कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहा। फिर भारत भवन में ही संजय सर से मिला, संजय मेहता सर, वसीम नासवान सर, इन लोगों से मिलता गया और फिर वहाँ से एक्टिंग चलता रहा। फिर मैं प्रकाश झा प्रोडक्शन हाउस में गौरव भैया से मिला, गौरव दुबे, अशोक सेन, इन लोगों से मिला। उन लोगों ने फिर प्लेटफॉर्म दे दिया और उसके बाद प्रकाश झा प्रोडक्शन में चलता रहा। फिर वहाँ से अविनाश भैया और भूपेंद्र भैया से मिला, तो उन लोगों ने प्लेटफॉर्म दे दिया, तो तिग्मांशु सर से मिल लिया। फिर तिग्मांशु सर के साथ 1 प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट हो गया। फिर वहाँ से निकला तो फिर मुंबई चला गया, तो मुंबई में ठग लिया गया, तो फिर गिर गया धड़ाम से। फिर उठा, मैं बोला करना तो यही है। जब आगे बढ़ा तो मुझे हेमंत भैया मिले। हेमंत भैया के थ्रू मुझे प्रोडक्शन का काम मिलने लगा। मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बना अर्जुन रामपाल के फिल्म नास्तिक का। फिर हेमंत भैया के ही चलते और भी प्रोजेक्ट मिले। फिर हंच करके एक प्रोजेक्ट मिला रवि किशन का। फिर उसके बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिला अक्षय खन्ना का। फिर हेमंत भैया को बीच बीच में एसोसिएट करता रहा। हेमंत भैया अभी लास्ट उन्होंने कंप्लीट किया राजकुमार संतोषी के साथ बैड बॉयज़, तो उसमें भी थोड़ा बहुत हेमंत भैया के साथ था। और अभी हेमंत भैया की अपकमिंग फिल्म आ रही है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत है। इतने लोगों के साथ काम किया, सबसे बेहतर आपको कहाँ लगा कि मैं कुछ ज़्यादा चीज़ सीख रहा हूँ और वहाँ से मैं गेन करके कुछ अपना कर सकता हूँ? ये कौन था, ऐसा कौन सा शख्स आपको लगा? क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल होता है ये सब चीज़ करना। सीखने के लिए तो मैं 2 साल पहले मैंने अपनी खुद की एक फ़िल्म बनाई थी, 2 नहीं 3 साल पहले, बाज़ार। तो वो फिल्म बनाना मेरे लिए, मतलब उस फिल्म में मेरा 80 लाख रुपया अभी तक खर्च हो चुका था। और उस फिल्म को मैंने सबमिट किया झारखंड गवर्नमेंट के लिए, तो झारखंड गवर्नमेंट ने आज तक अप्रूव नहीं किया। पता नहीं 3 से 4 साल हो चुका है, अभी तक अप्रूव नहीं किया। पता नहीं क्या चाहिए गवर्नमेंट को। फिल्म बन के तैयार है, मैं उसको अब रिलीज़ करने का सोच भी रहा हूँ। लेकिन जो प्रोडक्शन का बजट वगैरह होता है, आप सब्सिडी का एक वादा कर जाते हो और फिर सब्सिडी के नाम पे बाकी बाहर वालों को सारा सब्सिडी मिल जाता है और यहाँ के लोगों नहीं, ऐसा ये इस जगह पर मैं भी बोलूँगा कि वो सब्सिडी के मामले में मुझे भी जहाँ तक मालूम है, बाहर के जो भी आ रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर बॉलीवुड हो, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे मालूम है। ये सब्सिडी का वादा ही नहीं करना चाहिए इनको। तो इस चीज़ पर आप लोग जितने भी युवा कलाकार हैं या फिर जो भी सोसाइटीज़ होती है आपकी, वो मिलकर क्यों नहीं बात कर रही हैं सरकार के साथ में? झारखंड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ कि लोग साथ में मिलकर नहीं बढ़ना चाहते हैं। लोग यहाँ पे एक दूसरे का पाँव खींचना चाहते हैं। ये तो हर जगह है। हाँ, तो 32 जनजातियाँ जो हैं, वो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहले कि हम लोग एक लैंग्वेज में फ़िल्म नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ को, उस बैरियर को तोड़ने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ करने का है, वो गंगा जल में जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है, वो लैंग्वेज यूज़ करते हुए हम लोग झारखंड का एक लैंग्वेज, एक झारखंड का एक इंडस्ट्री बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन भी यूनिटी जब तक नहीं आएगा, और हर कोई यहाँ लीडर बनना चाहता है, तो वी वांट सम फेस, हमें एक ऐसा फेस चाहिए जो इन सबको एक करके चले और मजबूती के साथ आगे बढ़े। और
पहला बात, क्रिएटिविटी में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। क्रिएटिविटी में जिस दिन पॉलिटिक्स होगा, क्रिएटिविटी मर जाएगी, और वो झारखंड का सबसे बड़ा डिमेरिट है। यहाँ पे क्रिएटिविटी में पॉलिटिक्स है। तो क्या, और इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए मैंने पॉड ओरिजिनल्स बनाया। हाँ, मैं मेरा अगला सवाल यही था कि क्या इन्हीं चीज़ों से हटने के लिए दूर आपने पॉड को खड़ा किया? हाँ, इन्हीं चीज़ों से दूर हटने के लिए मैंने अपना ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे पॉलिटिक्स का दूर दूर तक नामो निशान ना हो, सिर्फ क्रिएटिविटी हो। आपका ज़्यादा समय कहाँ व्यतीत होता है, झारखंड में या फिर बाहर, आउट ऑफ स्टेशन झारखंड से? मेरा ज़्यादा समय मैं कहीं भी रहूँ, मेरा ज़्यादा समय अपने कहानियों के बीच में ही व्यतीत होता है, चाहे वो मैं मुंबई में रहूँ, चाहे मैं रांची में रहूँ, चाहे दिल्ली में रहूँ। अपकमिंग कितने प्रोजेक्ट्स हैं अभी आपके? अब कंप्लीट कौन कौन से हो गए? कंप्लीट गली क्रिकेट हो गया है, एंड गली क्रिकेट 6 एपिसोड का सीरीज़ है, और वो 10 ओवर का सीरीज़ है। ये ओवर इसलिए बोल रहा हूँ, सीजन नहीं बोल के ओवर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गली क्रिकेट है, और ये हर एपिसोड हर ओवर में 6 बॉल होते हैं, इसलिए 6 ही एपिसोड का हमारा सीजन हुआ करेगा। तो गली क्रिकेट है, उसमें लीड नितिन मौर्य कर रहा है, एंड और भी नोन फेसेस हैं कुछ मार्केट के जो इसमें साथ में काम कर रहे हैं। अपकमिंग सीरीज एक है प्लस माइनस वाला प्यार, और डे आफ्टर टुमारो एक फिल्म रिलीज़ कर रहा हूँ पॉड पे, अनटाइटल्ड, जिसको सुमित कुमार सिन्हा ने बनाया हजारीबाग से। वो बंदा भी बस सही है जो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता है, क्रिएटिविटी के नज़दीक रहना चाहता है। तो दोस्तों, ये थे निक्षय मौर्य। काफ़ी इनके साथ लंबी बातें और होंगी, लेकिन हम दर्शकों को इनसे अगली बार फिर एक परिचय में, एक दूसरे एपिसोड में फिर बातें करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी अनकही बातें अभी इनसे नहीं हो पाई है, क्योंकि थोड़ा समय का भी हमारे पास किल्लत है। तो इस किल्लत को देखते हुए हम अगले एपिसोड में फिर से निक्षय मौर्य के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तो ऐसे ही खबरों के साथ बने रहें और देखते रहें प्रभात मंत्र। कैमरामैन वीडी के साथ रुपेश कुमार।